हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का 17 सेट नंबर 17 सेट नंबर आप लोगों के बीच लेकर आया हूं मैं। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 16 तक लगा दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसका आपको वॉल्यूम 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। और इसके साथ साथ आपको खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट प्लस उसमें जो 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था वो भी, और ज्ञान बिंदु सर जो रोशन सर और बिट्टू सर का है वो भी आपको 15 सेट मैंने कंप्लीट बुक करा दिया है। तीनों का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, जाकर के वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, 20 प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि आज हम लोग 17 लगाने वाले हैं। और इसके बाद जिन भी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो देखेंगे दोस्तों, टेस्ट सीरीज 17 का आज पहला प्रश्न है दोस्तों, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है। कोरोमंडल तट जो है आपको, कोरोमंडल कोस्ट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है। पश्चिम बंगाल और झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात, पंजाब और एनसीआर, या आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है, ये आपको कोरोमंडल तट का आपको दो राज्य है जो कि इसकी गृह भूमि है। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर। हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है। हाल ही में 2023 से दिसंबर 2023 में एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है आपको वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित करके कितना प्रतिशत कर दिया है। 6.3% या 6.1 या 7.4 या 6.7। दो का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.7% कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 नंबर। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न है जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं जो कि श्री अजय भट्ट हैं, इनका नाम याद रखेंगे। हाल ही में मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने की वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है। अंटार्कटिका के अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक दल से, या अंटार्कटिका के भ्रमण हेतु खिलाड़ियों का दल, अंटार्कटिका में ट्रेनिंग हेतु भारतीय सेना दल, या हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल। 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर डी आपको राइट हो जाएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान यानी कि ये टीम का यह दल है जो कि दार्जिलिंग में है के लिए है। ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम का एक दल है जो कि मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। ध्यान देंगे, 2014 में आपको भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम या तेलंगाना। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी आपको आएगा, तेलंगाना जो है कि आपको बना था। इसका छोटा डेट भी याद रखेंगे दोस्तों, 2014 तो दिया है लेकिन आपको 2 जून याद रखेंगे, 2 जून 2014 को। कब इसलिए आपको 29वां राज्य ये बना था, छोटा डेट के साथ पूछता है ये कभी कभी, तो 2 जून 2014 को आपको बना था ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और साथ साथ इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारत में टोटल आपको राज्य कितने हैं, स्टेट और यूटी कितना है। तो यूटी है आपको टोटल 8 और स्टेट आपको 28। इसको भी ध्यान रखेंगे, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर भी पूछ देता है प्रश्न, इसलिए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 5 नंबर हम लोग कि सार्क में कितने सदस्य हैं आपको शामिल हैं। सार्क में 10, 8, 12, 7। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। सार्क अगर फुल फॉर्म पूछ देगा दोस्तों, यहीं आपको पूर्ण रूप पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेशन। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। कब, 8 दिसंबर, याद रखेंगे छोटा डेट के साथ, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका डेट भी महत्वपूर्ण है, पूछता है आपको, याद रखेंगे। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो आ जाता है अपना भारत, फिर पाकिस्तान पड़ोसी देश, फिर बांग्लादेश पड़ोसी देश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं जो कि आपको सार्क के सदस्य देश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, याद रखेंगे काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर के, दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? किस टीम को घोषित किया गया है? तो 6 का आपको देखिएगा राइट आंसर क्या है? गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग या इनमें से कोई नहीं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मुंबई इंडियंस। क्या है? 2024 सीजन के लिए कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया? तो 2024 के लिए आपको दिसंबर 2023 IPL के लिए मुंबई इंडियंस का घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर के, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम की जगह बनाई है? लिएंडर पेस और महेश भूपति, विजय अमृतराज और महेश भूपति, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज या सानिया मिर्जा? देखिएगा 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लिएंडर पेस हो जाएंगे और विजय अमृतराज हो जाएंगे। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है। ये 2 खिलाड़ी हाल ही में दिसंबर 2023 में ये खिलाड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे हम लोग, आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, पोलिलूर की लड़ाई, वांडीवाश की लड़ाई या पोर्टोनोवा की लड़ाई? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई का जो समापन है आपको आंगल मैसूर युद्ध के समापन के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति जो है ना कि प्रदान करते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति उस पुरस्कार को देते हैं? भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या ये सभी? तो 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर देखिएगा ये डी हो जाएगा आपको, ये सभी, यानी कि भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये तीनों जो है कि आपको ये सभी ये आपको राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं ये पुरस्कार। भारत रत्न की शुरुआत आपको कब से हुई थी? ध्यान देंगे 1954 में। कब? 1954 में। इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, दिसंबर 2023 तक के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको VBI लगा लीजिएगा आप लोग। और रामसर साइट वहीं पूछ देगा कि कब मनाया जाता है, कौन से रामसर साइट डे यानी कि दिवस है, तो 2 फरवरी याद रखेंगे हम लोग। क्या है? क्या 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो कुल कितने रामसर साइट है टोटल? 73, 74, 75, 76, ये आपको VBI लगा लीजिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, टोटल 75। भारत में आपकी वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? 75 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ध्यान देंगे, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी डरबन, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन या प्रिटोरिया? 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिटोरिया जो है कि साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ध्यान देंगे इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, फैक्ट याद करेंगे आप लोग कि प्रिटोरिया देखिए, प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है, यानी कि प्रशासनिक राजधानी। और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। केप टाउन के बारे में पूछ देगा, ये आपको दक्षिण अफ्रीका की राजधानी ही है, लेकिन किस प्रकार की है? ये आपको केप टाउन जो है कि विधायी राजधानी है। कैसी? विधायी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, विधायी राजधानी है, विधायी राजधानी केप टाउन हो जाएगा। ब्लूमफॉन्टेन जो है कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, ये जो है आपको न्यायिक है। कैसी है? न्यायिक राजधानी है ब्लूमफॉन्टेन, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। रैंड भी याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम रैंड है। और प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर के, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है टोटल? 13.07 करोड़, 18.70 करोड़, 5 करोड़ या 15.85 करोड़? 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, 13.07 करोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट VBI इसको लगा लीजिएगा, ये सब प्रश्न पूछता है यही सब, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में। कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जो जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी किया था, और इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या टोटल कितनी है? 13.07 करोड़, 13.07 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ एक चीज़ और इसमें नोट करेंगे कि अनुच्छेद 246 के तहत 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। किसका? संघ का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर की, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? देश की दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी पूछ रहा है,
तो बिरला सीमेंट, बिनानी सीमेंट, श्री सीमेंट या अडानी समूह। 14 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा आपको अडानी समूह। ठीक है, अडानी समूह जो है ये आपको देश का दूसरा, ठीक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी बना है। गौतम अडानी को देखिएगा, गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर कि 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? काफ़ी अच्छी प्रश्न है। 25 देखिएगा, 25, 51, 38, 34, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। ये आपको काफ़ी चर्चित और बहुत ही पॉपुलर आपको क्वेश्चन है ये कि 1853 में आपको जो बम्बई और ठाणे के बीच भारत में जो पहली रेल चली थी, बम्बई से ठाणे के बीच चली थी, आपको 34 किलोमीटर चली थी 1853 ईस्वी में। छोटा डेट भी याद रखेंगे, 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1853। छोटा डेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर देखिएगा। यहाँ से आपको मैथ है, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं PDF दे दूँगा आप लोग को। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? उच्च न्यायालय को कौन सा अनुच्छेद है जो कि रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226, 32, 132 या 143? 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 226 से कितना है? 226 से। अनुच्छेद 226 जो है कि भारत के संविधान का ये आपको अनुच्छेद है जो कि हाई कोर्ट को, ठीक है, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट जारी करने, जो रिट की संख्या कितनी है? टोटल 5 प्रकार का रिट होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर। और उससे पहले देखिएगा, पांचों प्रकार के जो रेट जो जारी किया जाता है वो पांचों प्रकार के रेट का नाम आपको भी याद कर लेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, पहला देखिएगा, एक है आपको बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये आपको 5 प्रकार का रेट है जो कि आपको जारी किया जाता है, ये आपको हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। PV नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। देखिएगा आपको ये कार्यकाल के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो 32 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ABCD लाइन से दिया हुआ है। देखिएगा पहले आपको PV नरसिंह राव हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, फिर उसके बाद HD देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल यानी कि IK गुजराल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर, यहाँ पे 33 नंबर। कथन ए कहता है कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई, और कारण आर्क बोलता है कि समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो कूट यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर कूट है क्या है, यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन में कहता है कि ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर है, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आपको इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा आपको कि ए गलत है और परंतु आर सही है। ए गलत है, ए इसमें गलत है परंतु आर सही है, यह राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने खालिस्तान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कब के, मतलब कि कौन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? 1857, 90, 1902, 1859। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। तो ये आपको है तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहब के साथ मिलकर किया था। किसके साथ? नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर से किया था। कानपुर के में सिपाही विद्रोह 1857 को कॉलिन कैंपबेल सेनापति ने दबा दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इस तरह से प्रश्न भी पूछता है। तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदुओं का निकाय कहा है? कौन कहा है? ग्रेनविले ऑस्टिन, निराजुद्दीन अहमद, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड विस्काउंट। 35 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है? वस्तु एवं सेवा कर, पूंजीगत लाभ कर, उपहार कर या संपत्ति कर। देखिएगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, जिसपे आपको टैक्स जो है कि डायरेक्ट लगता है ना, मतलब कि उस पर लगता तो है लेकिन वो दूसरे के माध्यम से चुकाया जाता है, उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और जो जिस वस्तु पे आपको कर लगता है डायरेक्ट है और डायरेक्ट उसी को चुकाना पड़ता है ना, उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ये इस तरह से होता है, इसको ध्यान में रखिएगा डेफिनेशन। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है कि अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है?
जयंतिया, खासी, जावड़ी, गारो। तो ऑब्वियसली देखिएगा गारो, खासी और जयंतिया ये सब आपको मेघालय में पड़ता है, लेकिन जावड़ी नहीं पड़ेगा आपको। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जावड़ी जो है कि मेघालय में स्थित नहीं है पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ध्यान देंगे, आपको महासागर के बारे में पूछ रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ओशियन कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक या प्रशांत है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा आपको तीसरा आपको हिंद महासागर हो जाएगा। कौन? और 38 का बी हो जाएगा, हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। देखिएगा हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई वाला है। तो आपको प्रशांत महासागर पहला नंबर पर देखिएगा, सबसे बड़ा आपको तो प्रशांत महासागर है। फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर आ जाता है दूसरा में, तीसरा में आपको हिंद महासागर आता है, चौथा में आर्कटिक महासागर। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 नंबर की, भारत का उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। भारत का उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से? भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से आपको निर्मित है, यानी कि बना हुआ है। 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। अंतिम वस्तुओं की बिक्री, अदला बदली किए गए माल और सेवाएं, उपयोग किए गए सामानों की बिक्री, अंतरण भुगतान। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अंतिम वस्तुओं की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता, सामंजस्य, सार्वजनिक सफाई, सार्वजनिक परिवहन। 41 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, ये आपको सार्वजनिक परिवहन जो है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष से की गई। 1947, 48, 52 या 56। 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई स्वतंत्र भारत में देश की। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर की, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो और कब किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? 1793 में। कब? 1793 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। देखिए ध्यान देंगे, अनुच्छेद 280 के तहत महाधिवक्ता, राष्ट्रीय महिला आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको 45 नंबर के, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिर करके हो गई थी। देखिएगा मृत्यु जो हुई थी आपको घोड़ा से गिर करके किसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली सल्तनत काल में। आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक है। 45 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि चौगान खेलते वक्त यानी कि घोड़ा से गिर करके मृत्यु उनकी हो गई थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय देखिएगा घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और तत्पश्चात 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दिल्ली के निकट अफगानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर लकड़ी के महल से गिर जाने से हो गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर यहाँ से मैथ है, मैथ के लिए आपको PDF दे दूंगा, वहाँ से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछ देता है क्वेश्चन, तो ये पंजाब राज्य करता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब करता है, लेकिन ऐसे आपको पूछता है प्रचुर मात्रा के उत्पादन गेहूं का, तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 62 नंबर यहाँ से कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, आपको आर्टिकल है, जो चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने का शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर 62 का आपको देखेंगे हमको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर से 324 अनुच्छेद कितना 324 है। अगला प्रश्न है आपको 63 नंबर की, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते सीमा समझौते के संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। यानी कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, तो कौन सा, ये आपको देखिएगा ध्यान देंगे। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा कि 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2015 में, आपको भारत और बांग्लादेश के भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। इसी को ध्यान में रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब में पारित किया गया था? भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951, 1974, 1965 या 1949? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1949 में भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में या चीन में? 65 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा आपको, चीन में सबसे पहले वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक आपको विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 66 नंबर की, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? अंतिम राजवंश चीन पर शासन करने वाला, और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किंग राजवंश 1911, मिंग राजवंश 1949, युआन राजवंश 1939 या लियाओ राजवंश 1935 है। 66 का देखिएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, किंग राजवंश 1911। किंग राजवंश 1911 में जो था आपको ये अंतिम राजवंश था, जो कि चीन पर शासन करने वाला ये राजवंश था, और चीन गणराज्य की स्थापना इसी वर्ष आपको हुई थी, 1911 में हुई थी। अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि अबुधाबी किस देश की राजधानी है? अबुधाबी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की आपको अबुधाबी राजधानी है। 67 का ए हो जाएगा आपको। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा आपको क्या है? ये दिरहम है, यानी कि दुबई में भी दिरहम चलता है, ये आपको दिरहम ही मान, ठीक है, ये दिरहम होता है, वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। ठीक है, यूएई की मुद्रा का नाम क्या है? करेंसी का नाम दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 68 नंबर। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी कि सत्य है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो 1 और 2 पूछता है, जो आपको 68 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, केवल 1 के। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, दूसरा नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, नेरोजी मॉडल या नेहरू मॉडल? 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल। ये आपको पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? आपको 1951 से 1956 तक। कब? 1951 से 1956। और महालनोबिस मॉडल था, ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये मॉडल था। ठीक है, इसी पर आधारित था, ये आपको 56 से 61 चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर देखेंगे कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है? मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, योजना आयोग? ऑब्वियसली आपको 70 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग जो है ये आपको सही हो जाएगा, राइट आंसर नीति आयोग का। वहीं आपको नीति का फुल फॉर्म पूछ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? छोटा डेट के साथ 1 जनवरी, इसको याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया, आपको इसकी स्थापना हुई। और वही योजना आयोग 1950 में आया था। कब? 1950 में, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, योजना आयोग 15 मार्च, छोटा डेट के साथ हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर। किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ? किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, GVK राव समिति या सरकारिया आयोग है? 71 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको सिंघवी समिति। कौन सा? सिंघवी समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आपको, केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो? 1%, 0.75 या 0.50 या 0.3%? कितना हो जाएगा आपको देखेंगे। तो 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.3%। कितना? 0.3% राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर की, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? ब्रेल प्रणाली जो है आपको इनमें से किस पर आधारित है? शब्दों पर, संख्याओं पर, अक्षरों पर या बिंदुओं पर? तो काफ़ी अच्छी प्रश्न है आपको। 73 का देखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बिंदुओं पर आधारित है। और ब्रेल लिपि जो होता है कितने बिंदु पर होता है? टोटल 6 बिंदु पर। यह भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना। कितने बिंदु पर? 6 बिंदु, इसको याद रखना है। 6 बिंदुओं पर ये आधारित होता है टोटल। ठीक है, ब्रेल लिपि में प्रत्येक आयताकार सेल जो आपको में 6 बिंदु होते हैं डॉट से।
ब्रेल लिपि जो है कि ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसका आविष्कार आपको 1821 ईस्वी में फ्रांसीसी लेखक है लुई ब्रेल ने किया था। इस बिंदु से अलग अलग आकार में 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। ब्रेल लिपि देखिएगा, ब्रेल लिपि जो विश्व में 1824 में परिचित हुआ और 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? इंजन रहित, ठीक ना, बिना इंजन के, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, नमामि भारत एक्सप्रेस या न्यू इंडिया एक्सप्रेस। 74 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा आपको वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आपको भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 नंबर की, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, मनीला, वाशिंगटन डीसी या जेनेवा। 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा जेनेवा, ठीक है। जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है आपको पता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो आपको जेनेवा में इसका मुख्यालय है और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कब? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना। वर्तमान में इसमें 191 सदस्य देश हैं आपको। भारत भी इस संगठन का सदस्य है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों का कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए गलत का पहचान करना। झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 91 नंबर, 91 का आपका पहला ही गलत है, जो कि झूमर आपको राजस्थान का होता है, हरियाणा का नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। तमाशा महाराष्ट्र सही है, कजरी उत्तर प्रदेश सही है, बाउल पश्चिम बंगाल भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन के न पहुँच पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया या यूफोबिया। इसका 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोमोफोबिया। क्या है? नोमोफोबिया कहलाता है ये। अगला प्रश्न है आपको 93 नंबर की, सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? अपराजितो, जलसाधर, मरुलता, पाथेर पंचाली। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पाथेर पंचाली जो था कि सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम आपको चलचित्र था पाथेर पंचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 94 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ध्यान देंगे, दीपा कर्माकर कौन सा खेल खेलती हैं? तैराकी, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स। तो ये आपको जिम्नास्टिक खेलती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 94 का सी हो जाएगा, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेलती हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली वे पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं ये आपको। दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, जो कि आपको जिम्नास्ट खेलती है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखेंगे हम लोग कि धम्मचक्र प्रवर्तनम यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहा जाता है नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सारनाथ में किया गया था। यानी कि जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया? उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि यहाँ पर दे रहा है आपको धम्मचक्र प्रवर्तन ये, ठीक है। ये आपको कहाँ दिया था? सारनाथ। आपको सारनाथ कहाँ पड़ता है? आपको उत्तर प्रदेश में है। ये आपको कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखेंगे, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 नंबर के, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई एक ही एसआई इकाइयाँ हैं कि यानी कि जोड़ा आपको मिलाना है पेयर की जिसका आपको एक ही एसआई इकाई है। देखिएगा, विस्थापन दूरी, गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दबाव, किसका हो जाएगा आपको? 96 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी आपको राइट हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का आपको एसआई इकाई जो होता है, एसआई मात्रक सेम ही होता है, ठीक है। आपको कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। कार और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दाब का एसआई मात्रक आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? इनमें से मैग्नीशियम, TiO, I2H2O कि इसमें से क्या हो जाएगा? आपको 97 का देखिएगा सी हो जाएगा, सी और डी, ठीक है। सी और डी यानी कि आपको सी हो जाएगा आपको ये I2 यानी कि आयोडीन और डी हो जाएगा आपका H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसको ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत है। कौन सा कथन? बिजली न होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, या एक अस्थिर मेमोरी है। सी ऑप्शन है कि कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है। डी ऑप्शन है कि इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी आपको यहाँ पर हो जाएगा, जो कि गलत है कि यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये आपको गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 99 नंबर के
लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिएगा, लेड का रासायनिक प्रतीक यानी कि जिसको सीसा कहते हैं हम लोग, ये आपको पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99 का 1 हो जाएगा आपको लेड यानी कि प्लम्बम। पीबी यानी कि प्लम्बम इसका पूरा नाम होता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। पीबी आपको इसका रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक आपको प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर या दिमित्री मेंडलीफ है। 100 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 101 नंबर यहाँ पर, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा, ये भारतीय भौतिक विज्ञानी हैं थे, द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? 1919, 1930, 1935 या 1924? 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 में। ये आपको ध्यान देंगे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है आपको ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की कौन सी है? 5वीं अवस्था। अब पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। इसको भी याद रखेंगे, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ये प्लाज्मा होती है। और पहली, दूसरी, तीसरी तो जानते ही हैं कि ठोस, द्रव, गैस होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 102 नंबर की, गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रिलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कौन से? देखिएगा, गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रिलोड करने के लिए, करंट पेज जो होता है उसको रिलोड करने के लिए कौन सा हम लोग शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? F3, F1, F5 या F7? तो 102 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा F5। F5 से हम लोग करंट पेज रिलोड कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 103 नंबर के, रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। कौन से पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो 103 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर के, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है? 104 नंबर का देखेंगे हम लोग कि इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ये आपको सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, ये भी सही है। यह सदैव पृथ्वी से दूर हो जाता है, ये गलत है। तो गलत आपको यही हो जाएगा राइट आंसर। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इकाईडेनोमेटा, आर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा या मोलस्का? 105 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकाईडेनोमेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है आपको? इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है, यह एक आणविक रोग है, या यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये सभी। 121 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 122 नंबर की, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अन्य नाम आपको क्या है? इनमें से विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, गति का नियम या जड़त्व का नियम? 122 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जड़त्व का नियम ही आपको न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 123 नंबर के, निम्नलिखित में से एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता क्या है? निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच आपको समानता क्या है इसमें से कॉमन? ठीक है, वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उनका pH 7 से कम होता है, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, स्वाद में कड़वा होता है। देखिएगा 123 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उससे उष्माक्षेपी होती है। ठीक है, यानी कि उष्मा निकलती है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 124 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक मनुष्य की दीवार को धकेलता है। देखिएगा, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापन नहीं कर पाता है, तो वह क्या कर रहा है? ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। देखिएगा 124 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 124 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर कि कोई कार्य नहीं करता है, सिर्फ वो पुश कर रहा है दीवार को, लेकिन दीवार तो धकलाया नहीं। जब दीवार अगर धकला जाता, गिर जाता, तब उसको कार्य कहलाता या खिसक जाता, तो लेकिन कुछ तो हुआ नहीं, या आपको कार्य जो है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, शून्य कार्य हुआ आपका। ठीक है, या तो इस तरह से सवाल पूछता है कि कोई व्यक्ति जैसे कि एक बोझा 10 किलो का बोझा लेकर के सर पर अपने खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, तो वो आपको कितना कार्य किया? कुछ भी नहीं कार्य किया, सिर्फ खड़ा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर की, इफेड्रा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत आपको वर्गीकृत किया जाता है? आपको टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी, ब्रायोफाइटा या अनावृत बीजी? 125 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनावृत बीजी में आपको इसको वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है आपको इफेड्रा पौधा का आपको क्लासिफिकेशन अनावृत बीजी पौधा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि खालिस्तान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो उत्तल, अवतल, समतल लोत्तल या
समतल। 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर समतल। ठीक है, समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। 127 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेश जो है ये आपको उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर के स्तनपाइयों में क्या होता है? देखिएगा स्तनपाइयों में 128 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? एक अपचयन, ऑक्सीकारक एवं अपचयन दोनों, ना तो ऑक्सीकारक ना अपचायक, एक ऑक्सीकारक है। 129 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक एवं व अपचायक दोनों होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि निम्नलिखित में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में? सटिवा, मेमल, मछली, जीवाश्म। 130 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटिवा। ठीक है, सटिवा को हम लोग अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित करते हैं। अल्फा अल्फा फेबियसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। क्या अल्फा अल्फा क्या है? फेबियसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। अल्फा अल्फा का वैज्ञानिक नाम आपको मेडिकायो सटिवा है। क्या है? मेडिकायो सटिवा, उसी से आपको ये सटिवा यहाँ से निकाला गया है नाम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर की, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो 131 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। महासागरों में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। 132 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लेंस की शक्ति का एसआई क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक या प्रेस बायोपिक। 132 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 नंबर, NaCl और NH4Cl की मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग हम लोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी। 133 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। यानी कि NaCl बोला जाए तो आपको नमक, आपको ठीक है नमक है ये, तो मिश्रण के पृथक करने के लिए तो सब्लिमेशन का हम लोग उपयोग करेंगे। कपूर को भी किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा ही। 134 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक आवास से निकलकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? देखिएगा, प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? पुनर्स्थापित, दशानुकूलन, उपनिवेशन या कृत्रिम वरण। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, पुनर्स्थापित कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पुनर्स्थापित। 135 नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है ये कि एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? रेयॉन, डेक्रोन, ऑर्लॉन या नाइलॉन। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको हो जाएगा, ऑर्नॉल। क्या है? ऑर्लॉन। ऑर्लॉन जो है कि एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह कम भार, मुलायम, गर्म ऊन का एक कृत्रिम प्रारूप है। यह कम भार वाला और मुलायम होता है, सॉफ्ट, और गर्म ऊन का एक कृत्रिम प्रारूप है। क्या? एक्राइलोनाइट्राइल। ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। और इसके बाद हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।